नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। दोपहर के 1 बज रहे हैं और इस वक्त बुलेटिन में हम बात करने जा रहे हैं कुदरत के क्रोध की, जिसका असर पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों तक देखा जा रहा है। देश के अलग अलग हिस्सों में बाढ़ और बारिश से हालात बेहद खराब हैं। तो ये तस्वीरें आपके सामने है। देखिए कैसे मूसलाधार बारिश हो रही है और मूसलाधार बारिश से हाल बेहाल है। महाराष्ट्र की ये तस्वीरें, ताजा तस्वीरें इस वक्त मुंबई से आ रही हैं। देखिए आज सुबह से ही मुंबई में बारिश जोरदार हो रही है और इसी वजह से मुंबई के जो निचले इलाके हैं वहां पानी भरा हुआ है। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, अंधेरी इलाका, खासतौर से अंधेरी सबवे का इलाका जो है वहां पानी भरा हुआ है और पानी भरने की वजह से फिलहाल यहाँ कई रास्ते बंद किए गए। वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर भी कई जगह पानी भर गया है। ट्रैफिक पर खासा असर पड़ा है, लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पानी का बहाव देखिए इस वक्त मुंबई की सड़कों पर किस तरीके से तेज पानी का ये बहाव देखने के लिए मिल रहा है। मुंबई में झमाझम बारिश सुबह से शुरू हुई है, अभी भी बारिश जारी है और ये परेशानी आसमानी है, जिसके चलते मुंबई अब पानी पानी नजर आ रहा है। अंधेरी सबवे आप देख रहे हैं, इसी तरीके से मुंबई के जो निचले इलाके हैं जिसमें मिलन सबवे का इलाका आ जाता है, हिंद माता वाला इलाका आ जाता है, तमाम इलाके मुंबई की इस बारिश में पानी पानी और यहाँ पर खासतौर से जो जलजमाव है वो देखने के लिए मिलता है। हर साल मानसून में मुंबई की यही तस्वीर देखने के लिए मिलती है। और अब जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये थाने की तस्वीरें आपके सामने हैं। मुंबई से सटा थाना और थाने में भी आप देख सकते हैं किस तरीके से सड़कें लबालब। मुंबई की तरह थाने में भी लगातार बारिश हो रही है, झमाझम बारिश हो रही है और उसी से थाने भी पानी पानी। अब तस्वीरें आप देख रहे हैं नवी मुंबई की। नवी मुंबई में भी कमोबेश वही हाल है, जिस तरीके की तस्वीर मुंबई और थाने की देखने के लिए मिल रही है। यहाँ नवी मुंबई में भी सड़कें लबालब हैं, पानी भरा हुआ है। आज कामकाजी दिन है, मंगलवार का दिन है, लोग अपने घरों से निकले हुए हैं दफ्तर जाने के लिए, काम पर जाने के लिए और ऐसे में इस पानी के सैलाब से होकर लोग जाने को मजबूर। सुबह से जोरदार बारिश की बैटिंग शुरू है। इस वक्त हम मौजूद है मुंबई के अंधेरी सबवे पे। अंधेरी सबवे निचला इलाका होने की वजह से अंधेरी सबवे जल में हो गया है। सबवे के नीचे 4 से 5 फुट पानी भरने की वजह से अंधेरी सबवे पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। फिलहाल मुंबई पुलिस, ट्रैफिक पुलिस की तरफ से रस्सी और बैरिकेड लगाकर सबवे बंद किया गया है। सबवे के अगल बगल में देखा जाए तो जहां पानी कम है वहां से कुछ लोग रास्ता निकालकर यहाँ से रास्ता क्रॉस करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। सबवे के अगल बगल में जो दुकान है, दुकान पूरी तरह से जलमय हो गए, दुकान में पानी भर गया है। फिलहाल दुकानदार जो रहेंगे वो पानी निकालते हुए नजर आ रहे हैं। अगल बगल में गाड़ी देखा जाए तो भारी संख्या में गाड़ी खड़ी है और गाड़ी भी आधी गाड़ी पानी के नीचे चली गई है। बता दें मुंबई के साथ मुंबई के वेस्टर्न इलाका जो है, अंधेरी, जोगेश्वरी, गोरेगांव, मालाड, कांदिवली, बोरीवली, विले पार्ला, सांताक्रूज, वांद्रा, ये सब इलाकों में जोरदार पिछले 1.5 घंटे से बारिश शुरू हुई थी। इस वजह से जो वेस्टर्न मुंबई में जो निचले इलाके हैं उस जगह पे सभी जगह जलमय हो गए हैं। कहीं कहीं पानी भरा है तो कहीं भरने की शुरुआत हुई है। अगर इसी तरह से पिछले कुछ देर से मुंबई में बारिश जो है रुकी है, अगर इसी तरह से जोरदार बारिश लगातार चलती रही तो मुंबई के जितने भी निचले इलाके हैं सभी जगह जलमय हो जाएंगे और पानी भरने की वजह से मुंबईकरों को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। कैमरामैन मोहन के साथ सत्यम सिंह, एबीपी न्यूज, मुंबई। और ये जो कुदरत का कहर है उत्तराखंड में भी देखने को मिल रहा है। यहाँ के देवप्रयाग में पहाड़ी का एक बड़ा हिस्सा टूटकर गिरा। जहां भूस्खलन हुआ है वहां आज बर्बादी के निशान हर तरफ बिखरे नजर आ रहे हैं। लोगों के घरों पर बड़े बड़े पत्थर आकर गिरे हैं। ये देखिए आप, जरा पत्थर देखिए आप, कितने बड़े पत्थर हैं, पहाड़ से नीचे गिरे हैं और इसी वजह से नुकसान बहुत ज्यादा हुआ है। कई मकान पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। एक परिवार को भूस्खलन की घटना में नुकसान भी पहुंचा है, परिवार के लोग जख्मी हुए हैं, अस्पताल में उन्हें भर्ती करा दिया गया है और इस दौरान घरों के बाहर खड़ी गाड़ियों को भी काफी नुकसान हुआ है। बिजली के खंभे टूट गए हैं, बिजली आपूर्ति बाधित है। यहाँ पर प्रशासन अब बिजली व्यवस्था बहाल करने में जुटा हुआ है, मलबा हटाने का काम चल रहा है। हालांकि जब पहाड़ से मलबा आया तब ज्यादातर लोग अपने घरों में नहीं थे,
वरना तो यहां बड़ी जनहानि हो सकती थी, बड़े पैमाने पर जान का नुकसान हो सकता था। गनीमत ये रही कि लोग पहले ही यहां से अपने घर खाली कर जा चुके थे। दिखाते हैं आपको एबीपी न्यूज संवाददाता दीपक रावत की एक रिपोर्ट। उत्तराखंड में बारिश के बाद लगातार पहाड़ों के दरकने का सिलसिला जारी है। कल देवप्रयाग में एक जगह पहाड़ी का एक बड़ा हिस्सा दरका, जिसने नीचे रह रहे लोगों को बड़ा नुकसान पहुंचाया है। ये जो वो जगह है जो देवप्रयाग की जो पहाड़ी आप देख रहे हैं, जहां से बड़े बड़े बोल्डर अचानक से नीचे गिराए और उसके बाद नीचे जहां पर लोग रहते हैं वहाँ घरों को, गाड़ियों को इसने बड़ा नुकसान पहुंचाया। गनीमत ये रही कि लोगों ने दोपहर का वक्त था, जैसे तैसे भागकर अपनी जान बचाई। हालांकि कुछ लोगों को चोटें आई हैं जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है, लेकिन आप तस्वीरें देखिए कि कितने बड़े बड़े पत्थर, पहाड़ी के बड़े बड़े हिस्से जो टूट कर नीचे आए हैं। सोचिए इनसे कितना बड़ा नुकसान इस पूरे इलाके को हुआ होगा। नुकसान की तस्वीर आपको दिखा देते हैं। जगह जगह आपको सिर्फ बड़े बड़े पत्थर नज़र आएंगे और दूसरी तरफ जिस तरफ लोगों के घर हैं, मकान हैं, उस तरफ के हिस्से को अगर आपको दिखाएं तो वहाँ आपको ज़्यादा तबाही नज़र आएगी। ऊपर एक झोपड़ी सी बनी हुई है, एक परिवार वहाँ पर रहता था, जहाँ पर बताया जा रहा है कि 2 लोगों को चोट आई है। दोपहर का वक्त था, ज़्यादा लोग घर पर होते नहीं, काम पे होते हैं, इसलिए जो लोग आसपास थे उन लोगों को चोटें आई हैं। बाकी लोग जो हैं वो जैसी आवाज़ें सुनाई दी ऊपर से पत्थरों के गिरने की, दूसरी तरफ से भी लोगों ने आवाज़ें ज़ोर ज़ोर से की कि वहाँ से भागकर अपनी जान बचाएं। तो कुछ लोग भाग गए, जिस वजह से लोगों की जान बच पाई। लेकिन इस दौरान नुकसान क्या हुआ है वो तस्वीर आप देखिए। यहाँ पर जो गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं उन गाड़ियों को भारी नुकसान हुआ है। ये आपको देख रहे हैं कि एक टेम्पो ट्रेवलर है, जिसकी आप स्थिति देखिए कि किस तरीके से वो उसका पीछे का हिस्सा जो है वो बड़े पत्थर के नीचे आने की वजह से टूट गया है। तो लगातार ये कोशिश जो है वो पूरे इलाके को ठीक करने की कवायद है, लेकिन जो नुकसान है वो लगातार हो रहा है। ये तमाम जो इलाका है उसमें जो भी लोग रहते हैं वो अभी भी उनके अंदर इस बात को लेकर डर है कि कभी भी कोई भी घटना दोबारा हो सकती है। देश के ज्यादातर राज्यों में भारी बारिश हो रही है। जम्मू कश्मीर में भी ऐसा ही हाल है। यहां अलग अलग हिस्सों में जमकर बादल बरस रहे हैं। उत्तरी कश्मीर का बड़ा मशहूर पर्यटन स्थल है गुलमर्ग। आज भारी बारिश यहां गुलमर्ग में हुई है। लगातार बारिश हो रही है, लोगों को परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है। लेकिन जो पर्यटक यहां पर पहुंच रहे हैं वो घाटी में ये खूबसूरत मौसम देखकर उनके चेहरे खिल गए, उनके चेहरे गुलजार। इस मौसम का लुत्फ उठाते पर्यटक नजर आ रहे हैं। अब खबर अमेरिका से है, जहां न्यू जर्सी में बारिश की वजह से कई इलाके बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। कई नदियां उफान पर हैं। तस्वीरें दिखाती हूं मैं आपको। बाढ़ की वजह से यहां न्यू जर्सी पूरा इलाका पानी पानी। लोग अपने घरों में कैद होकर रह गए। कई हाईवेज और बहुत पॉश इलाके न्यू जर्सी के वो भी इस बाढ़ की चपेट में हैं। वहां पर भी बहुत नुकसान हो रहा है। सोमरविला में अचानक से बाढ़ आई है। प्रशासन इसके सामने लाचार है। मतलब ये कुदरत की मार है और प्रशासन पूरी तरीके से बेबस नजर आ रहा है। बाढ़ की वजह से न्यू जर्सी के कुछ हिस्सों में इमरजेंसी लगानी पड़ी है। पानी के तेजी से बढ़ने के कारण कारों में फंसे लोगों को निकालने के लिए फायर ब्रिगेड की टीम को लगाना पड़ा, क्योंकि लोग अपनी गाड़ियों में थे, अचानक से पानी बढ़ गया। अब लोग जहां थे वहीं गाड़ियों में फंस के रह गए और ऐसे में जो टीम्स हैं, राहत बचाव कर्मी, उनको मौके पर पहुंचाना पड़ा है ताकि वो लोगों को रेस्क्यू कर सकें। प्रशासन ने लोगों को गाड़ी चलाते समय एहतियात बरतने की भी अपील की है। दिल्ली से मुंबई जा रही स्पाइस जेट फ्लाइट में जमकर हंगामा हो गया। 2 यात्रियों ने जबरन कॉकपिट की ओर बढ़ने की कोशिश की। सीआईएसएफ पूरे मामले की जांच कर रही है। विमान में दोनों यात्रियों ने कैबिन क्रू से जमकर बहस की। 2 यात्रियों ने जबरन कॉकपिट की ओर बढ़ने की कोशिश की। उसके बाद विवाद और बढ़ गया। दोनों यात्रियों को समझाने के लिए पायलट को भी आगे आना पड़ा, लेकिन वो अपनी बात पर अड़े रहे। दोनों को विमान में सफर कर रहे दूसरे यात्रियों ने भी समझाया, लेकिन उन्होंने उनकी भी बात नहीं मानी। यात्रियों और क्रू की सुरक्षा को देखते हुए कप्तान ने विमान को वापस टर्मिनल पर लाने का फैसला किया और दोनों यात्रियों को विमान से उतार दिया गया।
जयपुर की हवा महल सीट से बीजेपी के विधायक बाबा बाल मुकुंद आचार्य का एक वीडियो है, वायरल हो रहा है। इसमें वो रौब झाड़ते नजर आ रहे हैं और साथ ही फोन पर अधिकारियों को हड़का भी रहे हैं। तुम लोगों से लाखों रुपए तनख्वाह मिलती है, इसलिए मिलती है तुम घर पे पड़े रहो हरदम। आज चेक करोगे दिन के अंदर लाइटें और मुझे फोटो वीडियो बना के भेजोगे एक एक लाइट का। थानेदार की कुर्सी पर बैठकर रौब झाड़ते बाबा बाल मुकुंद अधिकारियों की फोन पर ही क्लास लगा रहे हैं। फोन पर अपना परिचय देते हुए काम न होने पर अपने ही अंदाज में धमका भी रहे हैं। ये रामगंज में लाइटें बंद पड़ी है, माथा फोड़ देंगे, ध्यान रखना, महाराज कहते हैं। बाल मुकुंद के सामने थानेदार समेत कई पुलिस वाले बैठे हुए हैं। वो चुपचाप विधायक को देख रहे हैं, लेकिन थाने में सबके सामने वो नगर निगम के अधिकारियों को हड़काने में लगे हैं। कब करा देंगे? कांवड़ यात्राएं चल रही है या पूरी रात? दलता गेट से लेके और बड़ी चौकड़ तक की आधी लाइटें बंद पड़ी है। आएगी चालू करा दी, चेक करो, रात को आज बंद पड़ी है लाइटें। अरे तुम लोगों से लाखों रुपए तनख्वाह मिलती है, इसलिए मिलती है तुम घर पे पड़े रहो हरदम। आज चेक करोगे दिन के अंदर लाइटें और मुझे फोटो वीडियो बना के भेजोगे एक एक लाइट का। वीडियो वायरल होने पर राजस्थान कांग्रेस ने सरकार की जबरदस्त आलोचना की है। उधर अलीराजपुर के एक तेज रफ्तार कार ने पुलिस वाले को कुचलने की कोशिश की। वारदात 13 जुलाई की बताई जा रही है। अलीराजपुर बस स्टैंड के मुख्य चौराहे पर दो सिपाहियों ने बिना नंबर की ये जीप थी, इसको आता देख उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन ड्राइवर ने कार रोकने की बजाय रफ्तार और बढ़ा दी। गश्त कर रहे सिपाहियों को कुचलने की कोशिश की। वहां लगे बिजली के खंभे से जाकर ये कार भिड़ गई। एक पुलिसकर्मी तो बच गया, लेकिन दूसरा कार की टक्कर से बुरी तरह घायल हो गया है। कुचलने की कोशिश का आरोप कांग्रेस से जोबट विधायक सेना पटेल के बेटे पुष्पराज सिंह पर लगा है। पुष्पराज सिंह पर पहले ही एक युवती को मानसिक रूप से प्रताड़ित करने और उसे आत्महत्या के लिए उकसाने के भी आरोप लग चुके हैं। तो अलीराजपुर की ये घटना है जो सामने आई है। रफ्तार का कहर था, बिना नंबर की गाड़ी थी, पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो देखिए कैसे रफ्तार और बढ़ा दी, गाड़ी टकराई बिजली के खंभे से और चपेट में एक पुलिस वाला तो बच गया, लेकिन दूसरा आ गया और गंभीर रूप से घायल है। वो अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। उधर पटना में गायब बैंक मैनेजर का शव मिल गया है। बैंक मैनेजर का शव बेऊर जेल के नजदीक एक कुआं है, वहां से मिला है। अब एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गया है जिसमें बैंक मैनेजर स्कूटी पर नजर आ रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज उनकी मौत से पहले का बताया जा रहा है। दरअसल पटना के कंकड़ बाग के रहने वाले बैंक मैनेजर रामकृष्ण नगर इलाके में परिवार के साथ एक पार्टी में गए थे। पार्टी खत्म होने के बाद पत्नी और बच्चों को तो उन्होंने वापस भेज दिया घर, लेकिन खुद वहीं रुक गए थे। जिसके बाद रात 3 बजे आखिरी बार पत्नी से संपर्क किया था। ये बताया था फोन करके कि एक्सीडेंट हो गया है उनका, लेकिन उसके बाद से मोबाइल फोन स्विच ऑफ था। पत्नी परेशान थी, पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई गई, गुमशुदगी का मामला बना, पुलिस तलाश कर रही थी और अब आज शव बरामद कर लिया गया है। बेऊर जेल के नजदीक एक कुएं से शव बरामद हुआ है और उसी कुएं में ये स्कूटी भी पड़ी नजर आ रही है जो चलाते हुए इस सीसीटीवी में बैंक मैनेजर नजर आ रहा है। दिखाते हैं आपको एबीपी न्यूज संवाददाता शशांक की एक रिपोर्ट। देखिए, पटना में आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के बैंक मैनेजर अभिषेक वरुण कई घंटों से लापता थे। परिवार के साथ एक फंक्शन में गए थे, वहां से अपने बच्चे और पत्नी को घर भेज दिया था और ये कहा था कि मैं जल्द आऊँगा। रात को 3 बजे फ़ोन करके उन्होंने कहा कि मेरा एक्सीडेंट हो गया है। उसके बाद से उनका फ़ोन बंद था। परिवार के तरफ से कंकड़बाग थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई। परिवार और पुलिस की टीम लगातार उनकी तलाश में थी। इसी बीच सूचना ये आई कि पटना के बेऊर जेल इलाके में उनका शव जो है एक कुएं में है। वो स्कूटी पर सवार थे, स्कूटी भी जो है इसी कुएं में जो है वो दिखाई दे रही है। कैमरा पर्सन निरंजन आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। बेहद जो है ये सनसनीखेज मामला है। कुएं में अभिषेक वरुण का शव है और स्कूटी भी है। अब सवाल यही उठ रहा है कि उन्होंने आत्महत्या की है या उनकी हत्या की गई है। पुलिस जो है जांच में जुटी हुई है। हर बिंदुओं पर जो है यहाँ पे जांच जो है वो की जा रही है। देखिए, बिहार में लॉ एंड ऑर्डर लगातार सवालों के घेरे में है। एक के बाद एक बड़ी घटनाएं हो रही हैं, हत्याओं का दौर जारी है।
उसी बीच ये एक बड़ी घटना जो है वो सामने आई है। लेकिन अब ये इन्वेस्टिगेशन का विषय है कि इन्होंने आत्महत्या की है या इनकी जो है वो हत्या की गई है। जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया है उसमें ये दिख रहा है कि वो नशे में थे। खैर, पुलिस की जो जांच है वो अब आगे बढ़ रही है और ये हसनपुरा इलाका है। और देखिए, हम आपको दिखाना चाहेंगे, कैमरा पर्सन निरंजन से कहेंगे कि आपको तस्वीरें दिखाएं। 1 किलोमीटर तक जो है बहुत ही कच्ची सड़क है। 4 व्हीलर तो इस रास्ते में नहीं आ सकती है, बाइक या स्कूटी भी जो है बहुत मुश्किल से यहाँ तक आएगी। उधर बिहार में हत्या की एक और वारदात सामने आई, जिसके बाद हड़कंप मच गया। दरअसल बिहार के नवादा में 19 साल का एक युवक जो लापता चल रहा था, उसका शव बरामद हुआ है। 12 जुलाई से ये युवक लापता था। हत्या के बाद युवक के शव को केमिकल डालकर जलाने की कोशिश भी की गई है। वारदात सामय दीवरी गांव की बताई जा रही है, जहां युवक का शव भी बरामद किया गया। मरने वाले युवक का नाम नीतीश कुमार बताया जा रहा है। 12 जुलाई की रात को अपने एक दोस्त के साथ घर से बाहर गया था और उसके बाद से घर नहीं लौटा। घर वाले परेशान थे, थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। नीतीश की तलाश पुलिस कर रही थी और अब जब नीतीश का शव मिला तो फिर कई सवाल सामने हैं। नीतीश की हत्या के बाद अपराधियों ने केमिकल डालकर शव को जलाने की कोशिश की ताकि उसकी पहचान ना हो सके। पुलिस हत्यारों का सुराग ढूंढने में जुटी है, लेकिन इस घटना ने एक बार फिर बिहार में कानून व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। और अब एक बेहद चौंकाने वाली खबर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से सामने आई है। लखनऊ से बेहद चौंकाने वाली खबर यह है कि पति को फंसाने के लिए मां ने अपनी ही बेटी को मार डाला। प्रेमी के साथ लिव इन में रहती थी आरोपी मां। 7 साल की बच्ची थी, उसकी हत्या कर दी। पति पर आरोप लगा दिया। पति को फंसाने के लिए प्रेमी के चक्कर में बेटी की हत्या कर दी मां ने। पुलिस को शक हुआ, आरोपी पत्नी ने अब अपना गुनाह कबूल लिया है, ये जानकारी भी मिल रही है। तो प्रेमी के साथ लिव इन में रहती थी और पति को फंसाने के चक्कर में अपनी ही 7 साल की मासूम को मौत के घाट उतार दिया इस मां ने। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से आई है ये चौंकाने वाली खबर। चौंकाने वाली खबर कहिए आप, रिश्तों को शर्मसार करने वाली खबर कहिए आप। एक मां लिव इन में रह रही थी अपने प्रेमी के साथ और पति को फंसाने के चक्कर में 7 साल की बेटी की हत्या कर दी। मां ने ही हत्या कर दी। मां ने अपना गुनाह कबूल लिया है। पुलिस सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर है। रोशनी खान ने ये सूचना दी है कि उनकी 5 वर्षीय पुत्री की हत्या उसके पिता शाहरुख ने कर दी है। इस सूचना पर तत्काल इंस्पेक्टर कैसरबाग, एसीपी कैसरबाग और फोरेंसिक की टीम मौके पर पहुंची। शव को पंचायतनामा भर के पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया। घटनास्थल का निरीक्षण करके फोरेंसिक टीम को अपने काम में लगा दिया गया है। घटना के समस्त पहलुओं की जांच की जा रही है, तदनुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। उधर बरेली में एक टीचर ने बच्चों के सामने कावड़ यात्रा को लेकर आपत्तिजनक गाना गा दिया। इस गाने में टीचर छात्रों को कावड़ ना ले जाने की सलाह दे रहा है। यह वीडियो वायरल हुआ और इसके बाद तो विवाद खड़ा हो गया। हिंदू संगठनों ने इस पर गहरी नाराजगी जताई है और यह सब कुछ उस समय सामने आया जब प्रशासन खुद कावड़ियों पर फूल बरसा रहा है, पुष्प वर्षा कर रहा है। बीजेपी इस संबंध में पुलिस को अब ज्ञापन सौंप चुकी है। हर जन जन तक पहुँचाना, कावड़ लेने मत जाना, तू ज्ञान का दीप जलाना, मानवता की सेवा करके सच्चे मानव बन जाना। कावड़ लेने मत जाना, तू ज्ञान का दीप जलाना। सावन का महीना चल रहा है। शिव भक्त कावड़िए अपने आराध्य देव को जल चढ़ाने के लिए गंगाजल भरकर अपने गंतव्य की ओर जा रहे हैं। और इस बीच मेरठ का एक वीडियो वायरल है। इसमें एक इंस्पेक्टर साहब वर्दी में कावड़ लेकर चलते दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में दिखाई दे रहे हैं मेरठ के ब्रह्मपुरी थाने के थानेदार इंस्पेक्टर रमाकांत चौधरी, जिन्होंने कावड़ियों के साथ मिलकर कावड़ उठा रखा है। बम बम बोले के जयकारे के बीच कावड़ लेकर जाते ये थानेदार।
देश भर में कांवड़ यात्रा की धूम है। कांवड़िए गंगा जल लेकर भोलेनाथ के जलाभिषेक करने के लिए निकले हुए हैं, लेकिन इस बीच दिल्ली की ट्रैफिक व्यवस्था ध्वस्त है। कांवड़ यात्रा के चलते दिल्ली के कालिंदी कुंज से नोएडा जाने वाले रास्ते पर भीषण जाम। इसमें एक एम्बुलेंस भी फंस गई। 11 जुलाई से कांवड़ यात्रा की शुरुआत हुई है। हरिद्वार से गंगा जल लेकर कांवड़िए अपने अपने गंतव्य की ओर जा रहे हैं। कांवड़ यात्रा के मद्देनजर कालिंदी कुंज से नोएडा जाने वाली 2 लेन्स के ट्रैफिक को 1 लेन में किया गया और जो दूसरी लेन है उसे खास तौर से कांवड़ियों की सुविधा के लिए रिजर्व किया गया ताकि उससे सिर्फ कांवड़ यात्री ही गुजरे। अब इसी के चलते कालिंदी कुंज पर भीषण ट्रैफिक जाम लग गया। यहां गाड़ियां रेंग कर गुजरने को मजबूर हैं। लोग परेशान हैं क्योंकि घंटों घंटों यहां लोग जाम में फंस रहे हैं। कांवड़ यात्रा के मद्देनजर कालिंदी कुंज से नोएडा जाने वाले 2 लेन के रास्ते को 1 लेन में कर दिया गया और जिसके चलते भारी संख्या में जो ट्रैफिक की परेशानी है वो लोगों को होती हुई नजर आएगी। और इसी के साथ जो तस्वीर है वो भी हम आपको दिखाना चाहेंगे। तस्वीर है एम्बुलेंस की जो इस ट्रैफिक जाम से जूझती हुई नजर आ रही है। ये सामने आप तस्वीर देखिए, इस लाल रंग की बस के ठीक पीछे एम्बुलेंस जो है वो भी इसी ट्रैफिक जाम में जूझती हुई नजर आएगी। 2 व्हीलर, 4 व्हीलर, ऑटो, बस सबको इसी ट्रैफिक जाम का सामना जो है वो करना पड़ रहा है। चूंकि कांवड़ यात्रा के मद्देनजर कालिंदी कुंज से जो रास्ता नोएडा की ओर जाता है 2 लेन वाले रास्ते की 1 लेन को बंद कर दिया गया और जिसके चलते भारी संख्या में जो ट्रैफिक की समस्याएं हैं वो होती हुई नजर आएंगी। और तस्वीरें हम फिलहाल कालिंदी कुंज मेट्रो स्टेशन के ठीक सामने की आपको दिखा रहे हैं। जिस तरह की कुछ परेशानी, कुछ दिक्कतों का सामना और लोगों को करना पड़ रहा है, जहां पर एम्बुलेंस जो है वो भी इसी ट्रैफिक में फंसी हुई नजर आएगी। सर, कितनी देर से ट्रैफिक में खड़े हुए हैं? आधे घंटे से। और डेली का है, ये पहले दिन का नहीं है। कांवड़ यात्रा का रूट डाइवर्ट हुआ है, इस वजह से 2 लेन में से 1 लेन कर रही है, इस वजह से ज्यादा समस्या हो रही है। ज़्यादा समस्या हो रही है। ट्रैफिक में सर तकरीबन पौन घंटा हो गया मुझे और कोशिश ये कर रहे हैं कि निकल जाएं, मंजिल तक पहुंच जाएं। उधर ताइवान में एक बैटरी बनाने वाली फैक्ट्री में आग लग गई। लाखों का नुकसान हुआ है। खबर के मुताबिक आग सुबह करीब 5 बजे के आसपास लगी। फैक्ट्री में अचानक धमाका हुआ और चारों तरफ आग फैल गई। फैक्ट्री में बड़े पैमाने पर ज्वलनशील पदार्थ रखा हुआ था। इसी वजह से आग इतनी तेजी से फैली। 15 लोग घायल भी हुए हैं जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। बाकायदा आग का गोला था जो आसमान में नजर आया, सुर्ख आग का गोला, और उसके बाद ये काला घना धुआं उठता हुआ। उधर मुंबई के सीएसटी के पास बेस्ट की डबल डेकर बस में आग लगने से हड़कंप मच गया। फोर्ट इलाके के पास बेस्ट की इलेक्ट्रिक बस थी। अचानक से इसमें से धुआं निकलने लगा। धुआं निकलते ही सभी यात्री घबरा गए। अफरा तफरी की स्थिति थी। यात्रियों को बस से बाहर निकाला गया। मौके पर दमकल कर्मी पहुंचे। गनीमत ये रही कि सभी यात्री पूरी तरीके से सुरक्षित। एक एक करके यात्रियों को बाहर पहले ही निकाल लिया गया था। तस्वीरें आपके सामने हैं। बस में आग लगी हुई, बस से धुआं निकलता हुआ। बाद में दमकल कर्मियों ने इस आग पर काबू पाया। तो ये तस्वीरें आपके सामने हैं। देखिए, ये इलेक्ट्रिक बस है, बेस्ट की बस है और इसी में आग लग गई। धुआं निकलना शुरू हुआ बस में से। ड्राइवर ने फौरन ब्रेक मारे। इसके बाद जो यात्री मौजूद थे बस में वो एक एक कर बस से बाहर आ गए। बस में आग लग चुकी थी। दमकल कर्मी मौके पर पहुंचे, आग पर काबू पाया। गनीमत ये रही कि सभी यात्री सुरक्षित। इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र के थाने से आ रही है। अधिकारियों को हनी ट्रैप में फंसाने की साजिश का बड़ा खुलासा। 72 अधिकारी, कर्मचारी, पूर्व मंत्री हैं जिन्हें फंसाने की साजिश थी। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर है। थाने क्राइम ब्रांच को 3 शिकायतें मिली थी। तीनों शिकायतों की गोपनीय जांच की जा रही है। सूत्रों ने बताया, नासिक के एक वरिष्ठ अधिकारी, नवी मुंबई के एक व्यक्ति और थाने के एक बड़े व्यक्ति ने ये शिकायतें दर्ज कराई। हालांकि अब तक कोई मामला इसमें दर्ज नहीं हुआ है। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी गणेश ठाकुर इस वक्त मौजूद है। जरा गणेश से ही जानते हैं। गणेश, हनी ट्रैप का ये बड़ा जाल सामने आ रहा है जिसमें कई लोगों को फंसाने की साजिश थी। मकसद इसका क्या था? इसको लेकर क्या जानकारी अभी तक सामने आई है?
जी देखिए रोमाना, हनी ट्रैप ये हमने देखा है कि अक्सर बड़े अधिकारियों को, चाहे वो डिफेंस में हो या चाहे ब्यूरोक्रेसी में हो, उनको फंसाकर काम निकलवाना, चाहे वो देश के खिलाफ हो या कुछ और काम हो, करने की ये साजिश कई सालों से चलती आ रही है, हमने देखी है। लेकिन महाराष्ट्र में इतनी बड़ी संख्या में ये मामले आना बहुत चौंकाने वाला है और इसके पीछे निश्चित कोई गिरोह है जो ये कर रहा है, क्योंकि अब 3 शिकायतों के बारे में तो जांच हो रही है, पता चला है, लेकिन सूत्र बताते हैं कि इसी तरह महाराष्ट्र भर में बड़ी संख्या में करीब 72 ऐसा आंकड़ा सामने आ रहा है कि 72 सनदी अधिकारी यानी सिविल सर्विस पास आउट जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो, फिर बड़े अधिकारी और इसके अलावा कुछ पूर्व मंत्री, इनका भी उसमें नाम है जिनको फंसाया गया है या उनको हनी ट्रैप करके उनसे कोई काम निकलवाने की कोशिश की गई है। तो ऐसी स्थिति में अब ये बहुत गंभीर विषय है, ये लोग कौन हैं, अलग अलग हैं या एक ही गिरोह है, इसकी भी छानबीन की जाएगी और इनसे किस प्रकार ये हनी ट्रैप करके सिर्फ पैसे ऐंठे गए या कुछ और गोपनीय जानकारियां, दस्तावेज हासिल करने की कोशिश की गई। तो तमाम सवाल है जिसके जवाब अब जांच में सामने आएंगे। रोमाना, बहुत शुक्रिया गणेश ठाकुर इस तमाम जानकारी के लिए। तो ये बड़ा मामला है जो सामने आया है, मतलब एक साथ 72 अधिकारी भी हैं, पूर्व मंत्री भी हैं, कर्मचारी भी हैं, हनी ट्रैप में फंसाने का इनको ये बड़ा खुलासा हो रहा है। इस मामले में पुलिस जांच कर रही है और अभी तस्वीर पूरी तरह साफ होने का इंतजार बाकी है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब बात उस खबर की जिसको लेकर निगाहें दुनिया भर की टिकी हुई हैं, लेकिन बेकरारी हिंदुस्तान में बहुत ज्यादा है, क्योंकि यहां वापसी भारत के लाल की होनी है, शुभांशु रिटर्न्स। जी, 22 घंटे का सफर पूरा करने के बाद आज दोपहर 3 बजे हिंद का सितारा शुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष से वापस धरती पर लौट रहा है। अमेरिका के कैलिफोर्निया में समुद्र के तट पर शुभांशु का स्पेसक्राफ्ट, जो ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट है, वो स्प्लैश डाउन करेगा। शुभांशु के आसमान से बल्कि अंतरिक्ष से धरती के सफर की पूरी रिपोर्ट शुभांशु रिटर्न्स में दिखाते हैं आपको। देशवासियों, व्हाट अ राइड। 40 साल बाद हम वापस अंतरिक्ष में पहुंच गए हैं। ये जो मेरी यात्रा है, ये सिर्फ मेरी नहीं है, ये हमारे देश की भी यात्रा है। 41 साल पहले कोई भारतीय अंतरिक्ष में गए थे और उन्होंने हमें बताया था कि ऊपर से भारत कैसा दिखता है। मैं एक बार फिर से कह सकता हूँ कि आज का भारत अभी भी सारे जहां से अच्छा दिखता है। के बाद वतन वापसी कर रहा है। सोमवार की दोपहर 4:30 पर ड्रैगन को अनडॉक यानी आईएसएस से अलग करने की प्रक्रिया शुरू हुई और थोड़ी देर बाद ड्रैगन धरती की ओर बढ़ा। अब इस सफर पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हैं। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा इसका सीधा प्रसारण कर रही है। 22 घंटे का ये सफर चुनौतियों से भरा है, क्योंकि 28,000 किलोमीटर की स्पीड से शुभांशु शुक्ला का ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट धरती के वायुमंडल में प्रवेश करेगा। इस दौरान स्पेसक्राफ्ट का बाहरी तापमान घर्षण की वजह से 1900 डिग्री तक पहुंच जाता है और 7 मिनट तक ब्लैकआउट पीरियड रहता है, यानी नासा और स्पेसएक्स में शुभांशु के स्पेसक्राफ्ट का कोई संपर्क नहीं होगा। जरा सी चूक घातक हो सकती है, इसीलिए दुनिया भर की निगाहें इस सफर पर टिकी हैं।
करीब 4 महीने पहले इन तस्वीरों से पूरी दुनिया ने राहत की सांस ली थी, जब हिंदुस्तान की बेटी भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स की 9 महीने बाद इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से सकुशल धरती पर वापसी हुई थी। And splashdown, Crew 9 back on Earth. As you can see there on the screen, continuing to monitor. That is none other than Sunny Williams. Just several minutes. Big smile, big waves. और अब इसी तरह हिंदुस्तान का नाज, हिंद का सितारा शुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष में अपना मिशन पूरा करके ISS से धरती पर वापस लौटने जा रही है। 7 खिड़कियों वाला ISS का कपोला मॉड्यूल, जहां से धरती दिखाई देती। शुभांशु ने यहां से धरती की तस्वीरें खींची थी और अपनी मां को वीडियो कॉल के दौरान सूर्योदय भी दिखाया था। अपना मिशन पूरा करके 140 करोड़ देशवासियों की शुभकामनाएं लेकर वापस लौट रहे हैं। धरती से ISS तक पहुंचना जितना बड़ा कारनामा, उससे भी ज्यादा चुनौतीपूर्ण होता है अंतरिक्ष से वापसी का सफर, क्योंकि पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश के दौरान हर क्षण जोखिम से भरा होता है। साल में औसतन केवल 5-10 बार ही ऐसा मौका आता है जब कोई स्पेसक्राफ्ट अंतरिक्ष यात्रियों को ISS तक ले जाता है और फिर सुरक्षित वापस लाता है। ऐसे हर मिशन में विज्ञान, तकनीक और मानव साहस की असली परीक्षा होती है। इसीलिए इस चुनौती से भरे सफर की पूरी डिटेल्स आज मैं आपको बताऊंगी। शुभांशु शुक्ला अपनी टीम के साथ उसी ड्रैगन से वापस आ रहे हैं जिससे 14 दिन पहले ISS पहुंचे। जिस हैच यानी दरवाजे से ISS में उनकी एंट्री हुई थी, उसी हैच से वापस ड्रैगन में गए और इसी के बाद ISS से ड्रैगन की अनडॉकिंग के साथ वापसी की प्रक्रिया शुरू हुई। एक बार जब हैच यानी दरवाजा बंद हुआ, उसके बाद सिस्टम की जांच हुई, जिसमें करीब 2 घंटे का वक्त लगा। ऐसी ही सीट पर शुभांशु और उनके 3 साथी बैठे। ग्राउंड टीम्स ने सिस्टम की जांच की और फिर ड्रैगन के ISS से अलग होने की इजाजत दी। ISS और ड्रैगन के बीच के इलेक्ट्रिकल और बाकी कनेक्शंस अलग किए गए। ड्रैगन को ISS से जोड़े रखने वाले 12 हुक अनलॉक हुए। एक बार जब ड्रैगन और ISS के बीच कनेक्शन अनलॉक यानी अनटाइड हो गया, उसके बाद ड्रैगन खुद ISS से कुछ दूर चला गया, ठीक वैसे ही जैसे स्प्रिंग का धक्का लगता है। ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट के भीतर इसी तरह बैठकर शुभांशु साथियों के साथ वापस लौटेंगे। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन 27,000 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा होता है। उससे जुड़ा ड्रैगन भी उसी रफ्तार में होता है। लेकिन जब अलग होने का वक्त होता है तो उस समय दोनों के बीच की गति 1 मीटर प्रति 10 सेकंड हो जाती है। आप सोच रहे होंगे क्यों? तो इसका जवाब यह है कि इस प्रक्रिया को धीमे धीमे का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि ISS और ड्रैगन आपस में टकराए नहीं और कोई नुकसान न हो। Initiating the capture of the Dragon. Standing by. Capture is confirmed. शुभांशु और उनकी टीम को ले जाने वाला और वापस लेकर आ रहा ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट ISS से तो अलग हो जाता है, लेकिन असली चुनौती का सामना करना अभी बाकी है। शुभांशु का स्पेसक्राफ्ट कल सबसे पहले ISS के कीप आउट स्फीयर से बाहर आया, जो सुरक्षा के लिए ISS के चारों ओर काल्पनिक 200 मीटर का दायरा माना जाता है। इसके बाद ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट ने ISS के केंद्र के चारों ओर 4x2x2 किलोमीटर के काल्पनिक दायरे को पार किया। इस सीमा को पार करने के बाद ड्रैगन से ISS के लिए खतरा लगभग खत्म हो गया। इसे पार करते ही ड्रैगन तेजी से धरती की तरफ बढ़ने लगा। अब आज शुभांशु का स्पेसक्राफ्ट धरती के करीब आ रहा है। इसके बाद दूसरे चरण फेसिंग बर्न की शुरुआत होती है।
ड्रैगन ऑर्बिट कम करना मतलब कक्षा घटाकर धरती के करीब आना शुरू करता है। स्पेसक्राफ्ट की गति को धीमा करने के लिए थ्रस्टर्स को उल्टी दिशा में फायर किया जाता है ताकि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण इसे ज्यादा पावर के साथ खींचे। यहीं पर जरूरत होती है सबसे सटीक कैलकुलेशन और तरीके की, क्योंकि अपने रास्ते से जरा भी भटकने से ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट जमीन पर दुर्घटनाग्रस्त हो सकता है। ड्रैगन के डी ऑर्बिट बर्न से पहले फ्लाइट कंप्यूटर वजन को कम करने और ईंधन को बचाने के लिए ट्रंक को गिरा देता है। ट्रंक पृथ्वी के वायुमंडल में जल जाता है, जबकि ड्रैगन अंतरिक्ष यान सुरक्षित रूप से उतर जाता है। ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट ऑर्बिट से बाहर आने और वापस धरती पर लौटने के लिए डी ऑर्बिट बर्न करता है। इस प्रक्रिया में करीब 8 से 12 मिनट लगते हैं। इसमें अंतरिक्ष यान के थ्रस्टर्स को फायर करके उसकी गति को कम किया जाता है, जिससे वो अपनी कक्षा से बाहर गिर जाता है और पृथ्वी के वायुमंडल में उतरना शुरू करता है। सुरक्षित उतरने और स्प्लैश डाउन सुनिश्चित करने के लिए बर्न को सावधानी पूर्वक, समयबद्ध और सही तरीके से करना जरूरी है। कोई भी गलती विनाशकारी हो सकती है। करीब 120 से 100 किलोमीटर की ऊंचाई तक जब ये ऑर्बिट लोअर हो जाएगा, उसके बाद डी ऑर्बिटिंग करते हैं। तो एक डी बूस्ट फायरिंग होती है और उसमें इसको ऑर्बिट से निकाल दिया जाना है, जिसका मतलब अब इसको गिरना है। तो गिरने में जो है इसका जो ट्रेजेक्ट्री है ऐसे रहेगी, लेकिन उस समय जो है पूरे ऑटोनोमस मोड में जो एल्गोरिदम है वो तय करेगा कि किस प्रकार से इसको कितनी स्पीड से, कितने एंगल से गिरते जाना है और पृथ्वी के किस स्थान पर, किस स्पेसिफिक लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड पर इसको उतरना है। पृथ्वी के वायुमंडल में री एंट्री से ठीक पहले ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट का आगे का नोज कोन बंद हो जाता है, क्योंकि इसमें थ्रस्टर्स मौजूद होते हैं जिनका उपयोग अब तक डी ऑर्बिट बर्न के दौरान किया जा रहा था। हीट शील्ड वाला भाग या चौड़ा भाग नीचे की ओर और संकरा नोज कोन वाला भाग ऊपर की ओर होता है। पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश के समय ड्रैगन की गति का अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि उस वक्त ड्रैगन की गति 23 मैक होती है, जबकि हिंदुस्तान के ब्रह्मास्त्र ब्रह्मोस मिसाइल की गति 3 मैक होती है। राफेल लड़ाकू विमान की गति 1.8 मैक होती है। अमेरिका के F-35 की गति 1.6 मैक होती है। यानी फाइटर जेट मिसाइल से कई गुना ज्यादा तेज गति से ड्रैगन वायुमंडल में दाखिल होता है। वायुमंडल में प्रवेश करते समय ड्रैगन पर वायुमंडल के कारण होने वाले घर्षण के कारण बहुत ज्यादा गर्मी पैदा होती है। इस दौरान गर्मी के कारण हीट शील्ड के बाहर प्लाज्मा बनने से लगभग 7 मिनट तक कोई कम्युनिकेशन नहीं हो पाता। और जब यही ड्रैगन वायुमंडल में प्रवेश कर जाता है तो उसकी स्पीड 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे से घटकर 560 किलोमीटर प्रति घंटे पर आती है। ये प्रक्रिया वायु प्रतिरोध यानी घर्षण के कारण अंतरिक्ष यान की गति को धीमा कर देती है, जिससे पैराशूट सुरक्षित तरीके से तैनात हो सके। स्पेस में प्लस 200 डिग्री से माइनस 200 डिग्री टेम्परेचर केवल कुछ मिनटों में ही बदल जाता है। आप अगर सूरज के सामने आ जाएंगे तो आप करीब 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे हो जाएंगे, और अगर आप सूरज से हटके किसी छांव में आ जाएंगे तो माइनस 200 डिग्री टेम्परेचर हो जाएगा। ऐसे में इलेक्ट्रॉनिक्स का काम करते रहना और रिस्पॉन्ड करते रहना बहुत बड़ा टेस्ट होता है। स्प्लैश डाउन से लगभग 4 मिनट पहले ड्रैगन के 2 ड्रोग पैराशूट लगभग 5.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर खुल जाएंगे। इस समय ड्रैगन लगभग 560 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से नीचे की ओर आ रहा होता है। ड्रोग पैराशूट इस गति को धीमा करके लगभग 190 किलोमीटर प्रति घंटे तक लाता है। ड्रोग पैराशूट के खुलने के लगभग 1 मिनट के बाद यानी स्प्लैश डाउन से 3 मिनट पहले 4 मुख्य पैराशूट करीब 2 किलोमीटर की ऊंचाई पर खुल जाते हैं और ड्रोग पैराशूट अलग हो जाते हैं। मुख्य पैराशूट के खुलने के समय ड्रैगन की गति लगभग 190 किलोमीटर प्रति घंटे की होती है। ये पैराशूट अंतरिक्ष यान की गति को बहुत धीमा कर देते हैं। मुख्य पैराशूट के कारण अंतरिक्ष यान की गति 190 किलोमीटर प्रति घंटे से घटकर सिर्फ 27 किलोमीटर प्रति घंटे पर आ जाती है। पैराशूट के खुलने से होने वाले झटके के कारण अंतरिक्ष यात्री पर पड़ने वाले अत्यधिक तनाव,
भार से बचने के लिए ड्रैगन को चरणों में धीमा किया जाता है। अमेरिका में कैलिफोर्निया के तट पर इसी तरह शुभांशु का अंतरिक्ष यान 4 पैराशूट के साथ समुद्र पर उतरेगा। इसी को स्प्लैश डाउन कहते हैं। पानी पर उतरने के बाद अंतरिक्ष यान अपने पैराशूट को ऑटोमेटिकली अलग कर देता है। मुख्य पैराशूट खुलने के लगभग 3 मिनट बाद ड्रैगन अंतरिक्ष यान नीचे पानी पर उतर जाता है। मौसम की स्थिति के मुताबिक हमेशा उतरने के लिए वैकल्पिक स्थान उपलब्ध होते हैं। तूफान, बारिश, तेज हवाएं बचाव दल के लिए काम करना मुश्किल बनाती हैं और वो अंतरिक्ष यान को भी नुकसान पहुंचा सकती हैं, इसीलिए उनसे बचा जाता है। अंतरिक्ष यान समुद्र की सतह पर तैरता रहता है। फास्ट बोट्स पहले अंतरिक्ष यान तक पहुंचेंगी और उसकी जांच करेंगी। इसी दौरान समुद्र की सतह पर तैरते पैराशूट्स भी उठा लिए जाते हैं। फिर एक रिकवरी शिप अंतरिक्ष यान तक पहुंचती है। रस्सी के सहारे ड्रैगन अंतरिक्ष यान को जहाज के करीब लाया जाता है और फिर उसे उठाकर जहाज पर सुरक्षित रूप से रखा जाता है। उसे पानी से धोने के बाद ड्रैगन का साइड हैच खोला जाएगा, जिसके भीतर शुभांशु और उनके 3 साथी होंगे जिन्हें बाहर निकाला जाएगा। ठीक उसी तरह जैसे 4 महीने पहले सुनीता विलियम्स और उनकी टीम को बाहर निकाला गया था। Big smile, big waves. इस पूरी प्रक्रिया में लगभग 1 घंटा लगता है। रिकवरी शिप पर ही बुनियादी मेडिकल जांच होगी। फिर अंतरिक्ष यात्रियों को आमतौर पर हेलीकॉप्टर से चेकअप के लिए मेडिकल सेंटर ले जाया जाता है। तकनीक सब कुछ आसान कर देती है, लेकिन इस राह में चुनौतियां भी कम नहीं, क्योंकि आप अंतरिक्ष से वापस आ रहे हैं, एक ऐसी दुनिया से जहां ना तो ग्रेविटी है और ना आपका सीधा कंट्रोल। ड्रैगन बहुत तेजी से पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है, मतलब रास्ते से जरा भी भटकने से जमीन पर दुर्घटनाग्रस्त होने की आशंका रहती है। उच्च गति से आगे बढ़ रहे ड्रैगन पर वायुमंडल के कारण होने वाले घर्षण के कारण 1900 डिग्री तक गर्मी होती है। यदि हीट शील्ड में कोई छोटी सी भी खराबी हुई तो ये गर्मी अंतरिक्ष यान और अंतरिक्ष यात्रियों को नुकसान पहुंचा सकती है। यदि पैराशूट क्षतिग्रस्त हो जाते या तैनात नहीं होते तो अंतरिक्ष यान दुर्घटनाग्रस्त हो सकता है। 2003 में अंतरिक्ष यान कोलंबिया की री एंट्री के दौरान हुई दुर्घटना को देश भूला नहीं, जिसमें कल्पना चावला सवार थी। लेकिन 2 दशक बाद नासा और तकनीक ने काफी विकास किया। स्पेसएक्स के क्रू ड्रैगन की सफलता की दर 100% है। इसीलिए देश को भरोसा है कि शुभांशु शुक्ला लौट आएंगे। फिर भी हर कोई लगातार उनकी वापसी देख रहा होगा और उनकी सुरक्षित वापसी के लिए प्रार्थना भी कर रहा होगा। शुभांशु शुक्ला का इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का अनुभव गगनयान मिशन की सफलता के लिए आधार तैयार करेगा, जो भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन है। कमाल की यात्रा रही है ये मेरी, लेकिन अब जैसे मेरी ये यात्रा ख़त्म होने वाली है, हमारी ह्यूमन स्पेस मिशन की जो यात्रा है वो बहुत लंबी है और बहुत कठिन भी है। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अगर हम निश्चय कर लें तो तारा अभी प्राप्यन्ते, इवन स्टार्स आर अटेनेबल। आज शुभांशु ने न सिर्फ अंतरिक्ष को छुआ, बल्कि करोड़ों हिंदुस्तानियों के सपनों को एक नई उड़ान दी। ये सिर्फ वापसी नहीं, भारत की उम्मीदों का एक नया सूर्योदय। जिस धरती ने सपनों को आसमान तक पहुंचाया, उसी धरती पर आज शुभांशु की विजय गाथा लौट रही। देश को अपने सपूत पर गर्व है और ये कहानी आने वाली पीढ़ियों को हमेशा प्रेरित करती रहेगी। इस वक्त एक बड़ी खबर है, आपको बता देती हूँ। यमन में भारतीय महिला निमिषा प्रिया की फांसी की सजा फिलहाल टल गई है। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक अभी फांसी की सजा टली है। नर्स निमिषा प्रिया हत्या करने का उन पर आरोप था और इसी के चलते उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई थी। ये फांसी उन्हें कल दी जानी थी, लेकिन फिलहाल फांसी की सजा टल गई है। केरल की रहने वाली निमिषा प्रिया को कल यमन में फांसी दी जानी थी। इस मामले में केरल के मुख्यमंत्री की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से दखल की गुजारिश की गई थी।
और अभी खबर ये आ रही है कि निमिषा प्रिया को फिलहाल कल यमन में फांसी नहीं दी जाएगी। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी नीरज राजपूत इस वक्त मौजूद है। जरा जानते हैं नीरज से क्या डिटेल्स मिल रही है। नीरज, देखिए रोमाना, जो जानकारी मिल पाई है, जो भारत सरकार और खासतौर से विदेश मंत्रालय की तरफ से जो कोशिशें की जा रही थी निमिषा प्रिया को किसी तरह से फांसी के फंदे से बचाया जाए, उसमें ये थोड़ी सी राहत मिली है। और अब जो जानकारी मिल रही है, जैसे आपने बताया कि उनको फांसी दी जानी थी 16 तारीख को, यानी कि कल दी जानी थी, वो जो यमन की जो सरकार है उन्होंने उसको अभी फिलहाल टाल दिया है। जानकारी अभी इतनी ही आई है, जो हमें जानकारी मिल पाई है, जानकारी मिल पाई है कि जो कल वाली फांसी होनी थी निमिषा प्रिया को, वो उसके लिए टाल दिया गया। यानी कि भारत सरकार की तरफ से, विदेश मंत्रालय की तरफ से जो कोशिश की जा रही थी, वो कहीं ना कहीं हमें दिखाई दे रही है कि सफल हो गई है। बहुत शुक्रिया नीरज इस तमाम जानकारी के लिए। तो भारत सरकार की तरफ से जो प्रयास किए जा रहे थे वो सफल हुए हैं। फिलहाल निमिषा प्रिया की फांसी टल गई है, वरना तो 16 जुलाई मतलब कल निमिषा प्रिया को फांसी दी जानी थी, जो अब नहीं दी जाएगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।